दोस्तों, जिस तरह से खाना पकाने के बाद में उसको गार्निश किया जाता है, धनिया डलता है, नींबू रखा जाता है, सॉस डाली जाती है ताकि वो खाना खूबसूरत दिखाई दे, तो जिस तरह से खाना पकने के बाद में उसको सजाया जाता है, बिल्कुल ऐसे फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल होता है लिटरेचर को ब्यूटीफाई करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि रमेश बहुत तेज दौड़ता है, और दूसरे अंदाज में मैंने कहा कि रमेश तो चीता है, चीता। जैसे मैंने कहा कि कल रात तुम बहुत गुस्से में थे, और दूसरी तरह से मैंने कहा कि कल रात तो तुम आग उगल रहे थे। दोनों का मतलब तो सेम है, लेकिन दूसरी तरह से कहने में थोड़ा मजा है, थोड़ा खूबसूरत अंदाज में आपने कहा, थोड़ा सा शब्दों के साथ में खेला। जैसा आपने किसी को कहा कि अरे ये तो बहुत खारा है, और दूसरे अंदाज में आपने कहा अरे ये तो दुकान खाली कर देगा। चलो, बहुत ही मजेदार अंदाज में आपको सारे के सारे फिगर्स ऑफ स्पीच में समझाने वाला हूँ। एक भी फिगर ऑफ स्पीच नहीं छूटेगा आपका इस वीडियो के बाद, और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले है सिमिली। सिमिली में आपको एक वर्ड छुपा हुआ मिलेगा, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी यानी समानता। तो सिमिली में कंपैरिजन होता है किसी ऐसी चीज का जो समान होती है, सिमिलर होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, महेंद्र सिंह धोनी इज एज आइस। महेंद्र सिंह धोनी बर्फ की तरह ठंडे रहते हैं, मतलब उन्हें गुस्सा नहीं आता, शांत रहते हैं एकदम। तो बर्फ भी ठंडी है और महेंद्र सिंह धोनी भी ठंडे हैं, तो दोनों में क्या सिमिलैरिटी हुई? ठंडापन सिमिलैरिटी हुई। A simile is a comparison between two different things using the words like और as। सिमिली का इस्तेमाल होता है दो अलग अलग चीजों को कंपेयर करने में। जैसे महेंद्र सिंह धोनी बिल्कुल अलग है और बर्फ अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इन दोनों की सिमिलैरिटी को कंपेयर कर दिया हमने। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी इज एज ब्रेव एज अ लायन। वो शेर की तरह बहादुर है। अब देखो, शेर और इंसान का कोई मेल नहीं है आपस में, दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो दो अलग अलग चीजों को यहाँ पे कंपेयर किया गया है। और शेर और उस लड़की में क्या सिमिलैरिटी है? बहादुरी इन दोनों में सिमिलैरिटी है। एक बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि सिमिली में जब भी कंपैरिजन होगा ना, तो या तो एज का यूज होगा या लाइक का यूज होगा। तो जब भी एग्जाम में कंपैरिजन किया जा रहा हो दो चीजों का और एज और लाइक वहाँ पे यूज हो जाए, तो आंख बंद करके सिमिली पर टिक कर देना। जैसे शी स्विम्स लाइक अ फिश। देखो यहाँ पे लाइक आ रहा है, वह मछली की तरह तैरती है। यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि वो बहुत अच्छी तरह से तैरती है। दोस्तों, अगर मैंने लाइक या एस का इस्तेमाल नहीं किया और डायरेक्ट कहा कि वो शेर है, अरे वो तो चीता है, वो तो शेर है, वो कहलाता है मेटाफर। सिमिली का भाई होता है मेटाफर। जैसे मैंने कहा ही इज अ लायन, वह शेर है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो। एक जगह पे मैंने कहा कि वो शेर जैसा है, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि वो शेर है। तो जब आप लाइक और एस का इस्तेमाल करोगे तब तो सिमिली कहलाएगा, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट बोल दिया कि तुम शेर हो, तुम गधे हो, तब कहलाएगा मेटाफर। मेटाफर में आप डायरेक्टली बोल देते हो, कंपैरिजन यहाँ पर भी होगा, लेकिन मेटाफर में आप एज या लाइक का इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ पर आप डायरेक्टली बोल देते हो। अब मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली कंपेयर्स टू थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस क्लासरूम इज अ जू। भाई, हमारी क्लास में तो हर टीचर आकर यही कहता था कि ये क्लासरूम नहीं है, ये तो चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि बच्चे बहुत जंगली हैं, और मुझे तो बहुत जंगली कंसिडर किया जाता था जब मैं स्कूल में पढ़ता था। हमेशा हल्ला गुल्ला करते रहते थे, शोर मचाते रहते थे। अब देखो, यहाँ पर यह नहीं कहा गया कि क्लासरूम चिड़ियाघर जैसा है, यहाँ पर डायरेक्टली बोला गया है कि ये क्लास तो चिड़ियाघर है। लाइफ इज अ जर्नी। एक गाना आपने सुना होगा, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो यहाँ पे जिंदगी को डायरेक्टली सफर कहा गया है, जर्नी कहा गया है। ऐसा नहीं कहा गया कि जिंदगी सफर जैसी है। डायरेक्टली क्या बोला जिंदगी को? कि जिंदगी तो सफर है, जिंदगी एक सफर है सुहाना। ठीक है, तो मेटाफर में भी कंपैरिजन होता है, आप डायरेक्टली बोल देते हो, लाइक या एज का इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट है हमारे पास में पर्सोनिफिकेशन। इसका मतलब होता है किसी बेजान चीज को ऐसे दिखाना जैसे उसमें इंसानों की क्वालिटी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली नेवर स्लीप्स। दिल्ली तो कभी सोती नहीं है। अब सोने की क्वालिटी तो इंसानों की होती है, और दिल्ली एक शहर है, नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन इस नॉन लिविंग थिंग को ऐसे ट्रीट किया गया है यहाँ पे जैसे मानो उसमें इंसानों की क्वालिटी हो। तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स आर गिवन ह्यूमन क्वालिटीज और एक्शंस। दिल्ली नेवर स्लीप्स का मतलब है कि ये हमेशा जागती रहती है, चलती रहती है, ये कभी नहीं सोता ये शहर। लेकिन सोने की क्वालिटी इंसान की है, तो इंसानों की क्वालिटी किसी बेजान चीज में डाल दी, तो यहाँ पर हो गया आपका पर्सोनिफिकेशन। द कार डांस ऑन द बम्पी रोड। ऊबड़ खाबड़ रोड पे गाड़ी नाची।
अब डांस तो इंसान ही कर सकता है, लिविंग बीइंग ही कर सकता है, लेकिन यहाँ पे गाड़ी जो कि नॉन लिविंग है वो नाच रही है। आपने कई जगह पर पढ़ा होगा कि फूल नाच रहे हैं, पेड़ नाच रहे हैं, ये सब पर्सोनिफिकेशन होता है। एक गाना आपने सुना होगा, चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना। अब चांद कैसे शर्मा सकता है भाई? चांद कैसे छुप सकता है? वो लिविंग बीइंग थोड़ी है। शर्माना, छुपना, ये सब तो इंसानों की क्वालिटी है। लेकिन यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल हुआ है और चांद में उन क्वालिटीज को डाल दिया जो इंसानों की होती हैं। एलिट्रेशन, हर बार एक एग्जाम्पल दिया जाता है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चटनी चटाई। जब बार बार कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगा वो एलिट्रेशन कहलाता है। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है? देखो 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, A-E-I-O-U, ये वॉवल्स होते हैं। वॉवल्स को छोड़ के जितने भी लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। अब आप ये मत कहना कि सर क्या बच्चे वाली बातें बता रहे हो, लेकिन भाई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता, बहुत कमजोर होते हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है ना, तो हर किसी के समझ में आए, चाहे वो कितना ही कमजोर बच्चा क्यों ना हो। तो जब कॉन्सोनेंट रिपीट होगा तो एलिट्रेशन कहलाता है। एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। जैसे हाउ मेनी कुकीज कुड अ गुड कुक कुक इफ अ गुड कुक कुड कुक कुकीज एज अ गुड How many cookies could a good cook cook if a good cook could cook cookies? A good cook could cook as many cookies as a good cook could if a good cook could cook cookies. बाप रे, इसमें देखो आप, जो कॉन्सोनेंट होगा ना वो सेम होगा लगभग। मैंने अलग कलर से हाईलाइट कर रखा है इसे। लगभग सभी जगह पे सी पहले है, कुछ जगह पे नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस का मतलब भी ठीक करना होता है। जैसे mighty mountains majestically rise above the misty morning, making the view more mesmerizing. अब ज्यादातर वर्ड्स एम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे बन गया रिदम और इसी को एलिट्रेशन कहते हैं। इसका भी एक भाई होता है एसोनेंस। एलिट्रेशन में तो कॉन्सोनेंट एक जैसे होते हैं, लेकिन एसोनेंस में वॉवल्स एक जैसे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन। देखो यहाँ पे AI आ रहा है ज्यादातर वर्ड्स में, रिदम बन गया ना वॉवल्स का। जैसे द कैट सैट ऑन द मैट, ए रिपीट हुआ है बार बार, ठीक है। ही सीम्स टू बीम विद ड्रीम्स, यहाँ पे वॉवल्स का रिदम बन रहा है। एसोनेंस इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर द सेम वॉवल साउंड्स आर रिपीटेड इन नियरबाई वर्ड्स, क्रिएटिंग अ रिदमिक इफेक्ट। हाइपरबली, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी हाइपरबली और इसका मतलब होता है बड़ा चढ़ा के कहना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें 1000 बार समझा चुका हूँ। हम सबको डांट पड़ती है ना कि 1000 बार समझा चुका हूँ तुम्हें। अब देखो कोई 1000 बार तो नहीं समझाता, 2, 3, 4, 5 बार समझाया होगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन बड़ा चढ़ा के क्या कहा जाता है? डांट कैसे पड़ती है कि मैं तुम्हें 1000 बार समझा चुका हूँ। तो ये होता है हाइपरबली। हजारों काम है यार आज करने को। हजारों काम किसी को नहीं होते, 3, 4, 5 काम होंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन बड़ा चढ़ा के क्या कहा कि हजारों काम है। आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर 1000 years। इतना थक चुका हूँ यार, हजारों सालों तक सो सकता हूँ। इतनी तो जिंदगी भी नहीं है बेचारे के पास में जितना सोने की बातें कर रहा है। तो हाइपरबली इज एन एग्जैजरेटेड वे ऑफ सेइंग समथिंग, मेकिंग इट साउंड मच बिगर, स्ट्रॉन्गर और मोर एक्सट्रीम देन इट एक्चुअली इज। इतनी बड़ी कोई बात नहीं होती, लेकिन उसको बड़ा चढ़ा के बताते हैं। नेक्स्ट है पैराडॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पैराडॉक्स में ना दो अलग अलग बातें कही जाती हैं जो आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही होती हैं। वो दोनों बातें ना आपस में एक दूसरे को काटेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सलमान खान का एक डायलॉग आपने सुना होगा, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान नहीं करना। अब यहाँ पे बंदा अपनी ही बात को काट रहा है, अलग अलग बातें कह रहा है एक ही सेंटेंस में। उसकी खुद की बात कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। पहले कहता है कि एहसान करो, फिर कहता है कि एहसान मत करो। समझ में ही नहीं आता कि एहसान करें या ना करें। एक बहुत ही मजेदार सेंटेंस है, आई ऑलवेज लाई, मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ। मुझे नहीं पता है कि आप में से कितने लोगों को ये समझ में आएगा सेंटेंस, लेकिन बहुत मजेदार है। देखो अगर बंदा हमेशा झूठ बोल रहा है ना, अगर मैं हमेशा झूठ बोल रहा हूँ तो अभी भी मैं झूठ ही बोल रहा हूँ कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ। समझ में आ रहा है आपके? बहुत घूमा हुआ सेंटेंस है लेकिन मजेदार बहुत है। भाई अगर मैं झूठा हूँ, ठीक है, अगर मैं हमेशा झूठ बोल रहा हूँ तो मैं अभी भी झूठ ही बोल रहा हूँ कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ। विलियम शेक्सपियर ने एक ड्रामा लिखा था हेमलेट, उसकी एक बहुत ही प्यारी लाइन मुझे याद आ रही है। वो बोलता है अपनी माँ से, आई मस्ट बी क्रूएल ओनली टू बी काइंड, मुझे काइंड बनने के लिए क्रूएल बनना होगा। अब देखो आप दोनों अपोजिट हैं, क्रूएल और काइंड। तो पहले जालिम बनूंगा तभी काइंड बन पाऊंगा। जैसे एक सेंटेंस है,
दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। अब देखो बिगिनिंग और एंड ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन अंत की शुरुआत है। तो पैराडॉक्स में द स्टेटमेंट अपीयर्स टू कॉन्ट्रडिक्ट इटसेल्फ। एक आखिरी एग्जांपल देता हूँ आपको, खत्म करता हूँ बात को अपनी। हियर आर द रूल्स, इग्नोर ऑल द रूल्स। अब इस बात को सीधा साधा भी कहा जा सकता था कि देयर आर नो रूल्स, यहाँ पर कोई रूल नहीं है, लेकिन शब्दों के साथ में खेला गया है, बात को रोचक बनाया गया है। दोस्तों पैराडॉक्स का भी एक भाई होता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। ये भी पैराडॉक्स जैसे ही होता है, लेकिन फर्क इतना होता है इसमें कि पैराडॉक्स में तो पूरा सेंटेंस अपोजिट होता है, कॉन्ट्रडिक्ट करता है पूरा का पूरा सेंटेंस, लेकिन ऑक्सीमोरॉन में दो वर्ड्स अपोजिट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बिटर स्वीट। अब बिटर कहते हैं कड़वे को और स्वीट कहते हैं मीठे को, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन इनको साथ में कर दिया तो ऑक्सीमोरॉन हो गया। इसका मतलब होता है कि एक ही टाइम पर खुशी भी हो रही है और गम भी हो रहा है। जैसे मान लो रमेश की वाइफ का बच्चे को डिलीवर करते हुए देहांत हो गया। अब वो पल रमेश के लिए बहुत दुख वाला भी है कि उसकी वाइफ की डेथ हो गई, और खुशी वाला भी है कि वो बाप बन गया। जैसे कहते हैं ना, एक्ट नेचुरली। एक्ट यानी एक्टिंग, आर्टिफिशियल, नकली, और नेचुरल मतलब जेन्युइन, असली। एक दूसरे के उल्टे हो गए दोनों, लेकिन बोलते हैं ना कि अच्छी एक्टिंग करो जैसे रियल लगे, नेचुरल लगे। जैसे कहते हैं ना, लिविंग डेड, जिंदा लाश। मैं जिंदा तो हूँ पर एहसास खत्म हो गया है, जिंदा लाश बन चुका है जीजे, क्या हो गया तुझे। अगर आपने विराट कोहली की वर्ल्ड कप जीतने वाली स्पीच को सुना होगा तो उसमें उन्होंने एक टर्म का यूज किया था, एन ओपन सीक्रेट। ओपन सीक्रेट का मतलब होता है कोई ऐसी बात जो है तो सीक्रेट, लेकिन उसको सब लोग जान गए। जैसे विराट कोहली की रिटायरमेंट एक सीक्रेट था, लेकिन जितने भी क्रिकेट फैंस थे ना, वो सब जानते थे कि विराट कोहली इस मैच के बाद में रिटायरमेंट ले लेंगे। तो ये हो गया ओपन सीक्रेट, दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं और इन दोनों को साथ में लिखा तो ये ऑक्सीमोरॉन हो गया। आयरनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरनी हैपेंस व्हेन देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन हाउ थिंग्स अपीयर एंड हाउ दे एक्चुअली आर। आपको दिखाया कुछ और जाएगा, बताया कुछ और जाएगा, लेकिन एक्चुअल में, रियलिटी में कुछ और ही होगा। आयरनी में क्या होता है, जब आप कहोगे तो कुछ, लेकिन हो कुछ और जाएगा। आप एक्सपेक्ट कुछ करोगे और हो कुछ और जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन। अब देखो फायर स्टेशन का काम क्या होता है, आग को बुझाने का काम होता है ना, लेकिन फायर स्टेशन में खुद ही आग लग गई। जिसको आग बुझानी थी वहां पे खुद ही आग लग गई। तो एक्सपेक्टेशंस क्या थी आपकी कि फायर स्टेशन को बनाया गया है ताकि कहीं पर आग लगे तो ये आग को बुझाए, लेकिन जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उससे कुछ और ही हो गया। जिसको आग बुझाने के लिए बनाया गया था वहीं पर आग लग गई। अ डेंटिस्ट विद सीवियर टूथ डिके। डेंटिस्ट का काम क्या होता है, हमारे दांतों का ख्याल रखे, दांतों को ठीक करे, लेकिन यहाँ पे डेंटिस्ट का खुद का दांत खराब हो गया। मैंने 5-6 साल पहले एक पोएम पढ़ाई थी, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। बहुत ही बेहतरीन पोएम है और अगर टाइम मिला तो दोबारा से पढ़ाऊंगा इसको मैं। तो उसमें ना मैरिनर होता है, वो समुद्र के बीच में होता है और बहुत प्यासा होता है, प्यास से तड़प रहा होता है, श्राप लगा होता है उसको। तो बोलता है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। कहता है कि सब जगह पानी ही पानी है, जहां देखो वहां पानी, पानी के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी एक बूंद पानी पी नहीं सकते। तो ये आयरनी ही तो है, जहां पर आप एक्सपेक्ट कुछ कर रहे हो लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। अब देखो टाइटैनिक को कहा गया था कि वो डूबेगा नहीं कभी, ऐसी एक्सपेक्टेशन थी ना कि टाइटैनिक का कुछ नहीं बिगड़ सकता, वो कभी नहीं डूबेगा, कभी खराब नहीं होगा, लेकिन पहली बारी में ही डूब गया। तो जहाँ पे आपके वर्ड्स तो कुछ कह रहे हैं लेकिन रियलिटी में कुछ और हो रहा है, वो कहलाता है आयरनी। आप कह कुछ रहे हो और रियलिटी में कुछ और ही हो रहा है। नेक्स्ट है एल्यूजन। एन एल्यूजन इज व्हेन समवन रेफर्स टू समथिंग फेमस लाइक अ पर्सन, प्लेस और इवेंट टू मेक देयर पॉइंट विदाउट एक्सप्लेनिंग इट फुली। द लिसनर और रीडर इज एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड द रेफरेंस। जैसे मैंने कहा कि मेरा भाई तो लक्ष्मण है, लक्ष्मण। रामायण में आपने पढ़ा होगा कि लक्ष्मण जी हमेशा श्री राम के साथ में रहते हैं, कभी उनका साथ नहीं छोड़ते। तो अब आपने ना पूरा एक्सप्लेन नहीं करा, आपने ये नहीं कहा कि मेरा भाई तो बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार करता है, हमेशा मेरा साथ देता है। आपने सिर्फ इतना कहा कि मेरा भाई तो लक्ष्मण है, तो सभी लोग समझ जाएंगे कि आपका भाई बहुत अच्छा है, आपका भाई हमेशा आपका साथ देता है। अब इसी को मैंने चेंज कर दिया, मैंने कहा कि मेरा भाई ना कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, तो सभी लोग समझ जाएंगे कि आपके भाई को सोना बहुत पसंद है, वो सोता बहुत है। ऐसे ही एक राजा हुआ करता था फिरौन। फिरौन को इतना घमंड था कि वो अपने आप को खुदा मानता था। तो अगर मैंने कहा कि मेरा भाई फिरौन है तो आप सब लोग समझ जाएंगे कि मेरे भाई में बहुत घमंड है, वो बहुत घमंडी है।
हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो मैं इंग्लिश के एग्जाम्पल्स दूंगा आप लोगों को। इट इज हिज एल्बाट्रॉस टू बियर। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर का और कहा था कि ये पोएम मुझे बहुत पसंद है। तो उस पोएम में ना एक एल्बाट्रॉस परिंदा होता है, समुंदर में पाया जाता है ये परिंदा। अब मैरिनर समुंदर में एल्बाट्रॉस को जान से मार देता है। उसके बाद में मैरिनर के ऊपर शराब चढ़ता है और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तूफान आता है, इधर से उधर भटकता रहता है समुंदर में, पानी के लिए तरस जाता है। तो एल्बाट्रॉस को मारना उसके लिए एक बोझ बन गया, एक बर्डन बन गया, परेशानी बन गया। जिस तरह से हिरण को मारना सलमान भाई के लिए छोड़ो। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि वो उसका बोझ है, परेशानी है जिसे उसे झेलना है। एल्बाट्रॉस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, परेशानी हुआ। His laziness is his Achilles heel। आपने अखिलीस की कहानी सुनी होगी। जब अखिलीस पैदा हुआ था ना तो उसकी माँ ने क्या करा, उसे स्टाइक्स रिवर में डुबो दिया था ताकि वो अमर हो जाए। कोई भी उसके ऊपर वार करे ना तो कोई असर ना हो उसे। लेकिन जब उसकी माँ ने उसका हील पकड़ा, एड़ी पकड़ी और नदी में डुबोया तो वो जो हील था ना, एड़ी थी, वो पानी में नहीं डूबी। पानी में एड़ी भीग नहीं पाई, जिसकी वजह से उसकी एड़ी कमजोर रह गई। तो वो एड़ी उसकी कमजोरी बन गई। अखिलीस की लड़ाई पेरिस से हुई और पेरिस ने तीर मारा उसके हील पे। हील कमजोर था, पानी में भीगा हुआ नहीं था, तो फिर अखिलीस मर गया। तो अखिलीस हील का मतलब होता है कमजोरी। आप में अगर कोई भी कमजोरी है तो आप कह सकते हैं इट इज माई अखिलीस हील। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब होगा, सुस्ती उसकी कमजोरी है। इसका एक भाई होता है एलिगरी। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों का एलिगरी और इल्यूजन में। दोनों का मतलब सेम ही होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। एलिगरी में जो बात कही जाती है ना वो बहुत गहरी होती है। उसमें जो रेफरेंस लिया जाता है पूरी स्टोरी का लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब महाभारत होगी, आपने कहा कि अब महाभारत होगी। महाभारत में भाइयों की लड़ाई हुई थी, इसका मतलब है कि अब लड़ाई होगी खानदान में। या फिर आपने वो कहानी सुनी होगी जिसमें कछुआ धीरे धीरे चल रहा होता है, रेस को जीत जाता है। तो अगर आपने इस पूरी स्टोरी का एग्जाम्पल दिया, इसका मतलब है एलिगरी है। एलिगरी में पूरी स्टोरी आती है, एक बड़ा हिस्सा आता है। जैसे मैंने इल्यूजन में आपको एग्जाम्पल दिया था अखिलीस हील का। अब अखिलीस एक छोटा सा हिस्सा है ट्रोजन वॉर का। ट्रोजन वॉर अगर आप पढ़ोगे तो बहुत 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 बड़ा है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं उसमें से एक छोटा सा इंसिडेंट है अखिलीस हील का। बिल्कुल ऐसे अगर आप रामायण को देखो, महाभारत को देखो, बहुत बड़े हैं ये। तो जब बड़ी पिक्चर है तब एलिगरी है, और जब छोटा सा अंश का रेफरेंस दिया जाएगा, क्विक रेफरेंस दिया जाएगा, तो इल्यूजन है। एलिगरी इज अ फुल स्टोरी वेयर एवरीथिंग रिप्रेजेंट्स समथिंग डीपर। Allusion is a reference to something famous like a person, event or book, but it is only mentioned briefly in the story. I hope आपके समझ में आया होगा। इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है ना बच्चों को यहाँ पे। आई होप मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर पाया हूँगा। अगर आपके अभी भी समझ में नहीं आया तो एक दो बार और देखो रिपीट करके। नेक्स्ट है पन। पन का मतलब होता है डबल मीनिंग बात करना, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो सेम साउंड तो कर रहे हैं लेकिन उसका मतलब अलग हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है यार, एग्जाम्पल के लिए लाइक तो करो वीडियो को, इतने अच्छे एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। Why don't skeletons fight each other? They don't have the guts. गट का मतलब होता है पेट, आंते, इंटेस्टाइन। और गट को ऐसे भी कहते हैं कि उसमें गट्स नहीं है, मतलब उसमें हिम्मत नहीं है। तो दो मतलब हो गए गट्स के। अब सेंटेंस पढ़ो आप, स्केलेटन्स क्यों लड़ाई नहीं करते आपस में? क्योंकि उनके पास में गट्स ही नहीं है। एक और मजेदार बताता हूँ आपको। Why was the computer cold? It left its windows open. कंप्यूटर क्यों ठंडा हो गया? क्योंकि उसने अपनी खिड़की को खुला छोड़ दिया था। कंप्यूटर में विंडो होती है ना, और विंडो खिड़की को भी कहते हैं, तो डबल मीनिंग हो गया। I was wondering why the baseball kept getting bigger, then it hit me. मैं सोच ही रहा था कि ये बेसबॉल इतनी बड़ी क्यों हो जा रही है, और फिर मेरे बॉल लग गई। दोस्तों हिट का मतलब ना यहाँ पे चोट लगना भी है, और हिट का मतलब आइडिया का आना भी होता है। एकदम से कोई आइडिया आपके माइंड में आया, कोई बात आपके समझ में आई, तो भी आप कहोगे हिट मी। तो दो मतलब हो गए यहाँ पर। एक और एग्जाम्पल लो, Why was the math book sad? मैथ की किताब क्यों उदास थी? Because it had too many problems. क्योंकि उसके पास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। देखो परेशानी को भी प्रॉब्लम्स कहते हैं, और मैथ्स में जो हमें सॉल्व करना होता है उसको भी प्रॉब्लम्स कहते हैं। तो ये होता है पन, बड़े मजेदार तरह से इसमें खेला जाता है शब्दों के साथ में। यूफेमिज्म्स। दोस्तों कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो बहुत हार्श होती हैं, सुनने में बड़ी बुरी लगती हैं। अगर आपने बोला ना तो कानों में खटकेंगी। तो हम क्या करते हैं, उन वर्ड्स की जगह पे थोड़े सॉफ्ट वर्ड्स का यूज करते हैं।
जैसे मान लो मैंने कहा कि वो बेरोजगार है। अब देखो कितना बुरा लग रहा है। अगर वो बैठा हुआ होगा तो बुरा मान जाएगा कि मुझे बेरोजगार कह रहे हैं, लेकिन इसी को ही मैंने थोड़ा सॉफ्ट अंदाज में कहा कि वो काम ढूंढ रहा है। अब दोनों का मतलब सेम है, दोनों में मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बेरोजगार है, लेकिन दूसरी तरह पे मैंने थोड़ा सॉफ्ट अंदाज में कहा। जैसे मैंने कहा कि उसकी मौत हो गई, वो मर गया। अब मौत कितना बुरा लगता है सुनने में। अगर मैं कहूँ कि वो मर गया तो बड़ा बुरा लगेगा ना सुनने में। तो मैंने उसकी जगह पे कहा कि उसका देहांत हो गया या फिर वो स्वर्गवासी हो गया। मतलब दोनों का सेम है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में आपने थोड़ा सॉफ्ट शब्दों का इस्तेमाल किया ताकि बात चुभे ना, बुरा ना लग सके। जैसे हम लोग कभी नहीं कहेंगे कि मुझे ना टॉयलेट में जाना है, बड़ा बुरा लगता है ना सुनने में। हमेशा हम लोग क्या कहते हैं, वॉशरूम में जाना है। बहुत आसान है, आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लाइटोटीज। दोस्तों इसमें जो सेंटेंस होता है ना, वो होता तो नेगेटिव है, लेकिन जब आप उस सेंटेंस का मीनिंग निकालोगे ना, मतलब निकालोगे, तो पॉजिटिव होगा, अफर्मेटिव होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी इज नॉट बैड एट सिंगिंग। वह बुरा नहीं गाती। अब देखो ये सेंटेंस तो नेगेटिव है, लेकिन अगर आप इसका मतलब निकालोगे तो वो होगा कि वो अच्छा गाना गाती है। शी इज एक्चुअली गुड एट सिंगिंग। समझ में आ रहा है आपके? सेंटेंस तो नेगेटिव है, लेकिन अगर आप इसका मतलब निकालोगे तो वो पॉजिटिव आएगा। जैसे मैंने कहा, ही इज नो फूल। सेंटेंस नेगेटिव है, लेकिन मतलब कहने का क्या है कि वो समझदार है, बेवकूफ नहीं है वो। ही इज वेरी वाइज और क्लेवर। जैसे हम लोग कहते हैं ना, ये कोई छोटी बात नहीं है। अब सेंटेंस तो नेगेटिव है, लेकिन इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी बात है जो तुमने करा है ना, वो कोई छोटी बात नहीं है। तो जब आप मीनिंग निकालोगे तो वो पॉजिटिव रहेगा, अफर्मेटिव रहेगा। ये भी बहुत आसान है, समझ में आ ही गया होगा आपके। रेपिटेशन। नाम से पता लग रहा है, जब आप किसी वर्ड को या फ्रेज को रिपीट करते हो उसको रेपिटेशन कहा जाता है। दोस्तों बात को रिपीट किया जाता है ताकि उस बात के ऊपर गौर किया जा सके, उसके ऊपर जोर दिया जा सके। अगर कोई बात रिपीट हो रही है ना, इसका मतलब है कि वो इम्पोर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम की लाइन्स है, मुझे बहुत पसंद है, मेरी व्हाट्सएप डीपी पर भी लगी हुई है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। सेम लाइन को 2 बार रिपीट किया गया है। मतलब पोएट ये चाह रहे हैं कि आप इन लाइन्स के ऊपर ध्यान दो, पढ़ो आप इन लाइन्स को ध्यान से। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इन पे ध्यान दो। तभी जो पोएट है वो बार बार उस लाइन को रिपीट करता है। जैसे जब हमें डांट पड़ती है घर में तो मॉम क्या कहती है, मोबाइल मोबाइल मोबाइल, आगे लग जाए इस मोबाइल को। तो मोबाइल 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 रिपीट हुआ है। मतलब ये जो मेन बात हो रही है यहाँ पे किसकी हो रही है, मोबाइल की हो रही है। अगर छोटा बच्चा आपसे कहे चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, हमें चॉकलेट चाहिए, प्लीज प्लीज भैया हमें चॉकलेट चाहिए, तो चॉकलेट बार बार रिपीट हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि चॉकलेट मेन है। यहाँ पे इस सेंटेंस में चॉकलेट बार बार रिपीट हुई है, तो मेन बात चॉकलेट की हो रही है। यहाँ पर भी कुछ खास समझाने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो। क्लाइमैक्स। आपने सुना होगा मूवीज में क्लाइमैक्स होता है, धीरे धीरे सस्पेंस बढ़ता रहता है, आखिर में देख के मजा ही आ जाता है। जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो लास्ट में आती है। क्लाइमैक्स एज अ फिगर ऑफ स्पीच इज द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस और आइडियाज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट यू, देन यू विन। अब इस सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यू विन। और जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सस्पेंस है, वो आखिर में आएगा। समझ में आ रहा है? तो आखिर में रिवील हुआ है ना कि आप जीत गए। जैसे द बॉय ग्रू इनटू अ स्टूडेंट, देन अ स्कॉलर एंड फाइनली अ लीडर। इस सेंटेंस में सबसे कम इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को सबसे पहले लिखा, फिर स्कॉलर को लिखा, उसके बाद लीडर को लिखा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक सीरीज चल रही है, कम इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ऐसा इसलिए करा जाता है ताकि सस्पेंस बना रहे, एक्साइटमेंट बनी रहे। और इसका बिल्कुल उल्टा होता है एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स में क्या होता है, जो सबसे अच्छी बात होती है, सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता है ना, वो स्टार्टिंग में बता देते हैं। बड़ा मजा आता है स्टार्टिंग में, बड़ी एक्साइटमेंट होती है, लेकिन आखिर में बिल्कुल मजा नहीं आता, बिल्कुल बेकार हो जाता है वो। जैसा आपने एक्सपेक्ट किया होता है ना, वैसा नहीं होता। जैसे क्लाइमैक्स में क्या होता है, धीरे धीरे कहानी चलती है, आखिर में बहुत मजा आता है। एंटी क्लाइमैक्स में क्या होता है, स्टार्टिंग में तो बहुत मजा आएगा, लेकिन धीरे धीरे वो बोरिंग हो जाएगा, आखिर में बिल्कुल बोर हो जाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपसे कहा कि मेरे पास में सबसे बेहतरीन खबर है, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब आप बहुत एक्साइटेड हो गए कि भाई क्या बात है, जरा जानने को मिले। लेकिन फिर आपको सुनने को मिलता है, बोलता है कि मैंने ना एक नया पेन खरीदा है। एकदम से आपकी सारी एक्साइटमेंट उड़ गई और आप डिसअपॉइंट हो गए।
जैसे मैंने कहा कि आज ना मैं बहुत ही फेमस इंसान से मिला हूँ। अब आप बहुत एक्साइटेड हो गए, पता नहीं भाई मैं किससे मिलकर आया हूँ। फिर मैंने कहा कि अरे वो वेदर रिपोर्टर है ना चैनल 8 का, उससे मिला हूँ। आपने सर पकड़ लिया अपना, एकदम एक्साइटमेंट खत्म हो गई आपकी। एंटी क्लाइमैक्स हैपेंस व्हेन समथिंग स्टार्ट्स वेरी ड्रामेटिक और एक्साइटिंग एंड देन द एंडिंग इज सिंपल, बोरिंग और सिली। इट मेक्स पीपल फील सरप्राइज्ड, डिसअपॉइंटेड और अम्यूज्ड बिकॉज दे एक्सपेक्टेड मोर। नेक्स्ट है इमेजरी। नाम से पता लग रहा है यहाँ पे कि आपके माइंड में इमेज क्रिएट होगी। इमेजरी इज यूज्ड टू क्रिएट विविड पिक्चर्स इन द रीडर्स माइंड। जैसे मैंने कहा कि मैं शादी में गया था और वहाँ पे पत्ते में गरम गरम गुलाब जामुन परोसे गए। उन गरम गरम गुलाब जामुनों में से हल्की भाप उठ रही थी। बांस के बने चम्मच से मैंने वो नरम गुलाब जामुन तोड़ा और अंदर से पिस्ते का छोटा सा टुकड़ा और गरम गरम भाप उभर कर आई। भुने हुए देसी घी और मीठी चाशनी में लिपटी हुई उसकी खुशबू ने मन को लुभा दिया। अब इस तरह से मैंने बात करी तो आपके माइंड में गुलाब जामुन आ गई, मुंह में पानी भी आ गया होगा। ये होती है इमेजरी, जहाँ पर आपके सेंसेस को जगाया जाता है। जैसे मैंने कहा कि मैं दिसंबर में कड़ाके की ठंड में गया था कश्मीर। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, धुंध ही धुंध, जिस्म कपकपा रहा था, सांसें भारी हो गई थी, चारों तरफ सन्नाटा भी गुनगुना रहा था और सर्दी का एहसास दिल को भिगा रहा था। तो इस तरह से आप कश्मीर की बर्फ में लिपटी हुई वादियों में पहुंच गए। आप वैसे ही सीन अपने माइंड में क्रिएट करने लगे कि कश्मीर में बहुत ठंड पड़ रही है, बर्फबारी हो रही है और बहुत सन्नाटा है। तो जब रीडर इस तरह से लिखे कि आप इमेजिनेशन करने लगो, उसको इमेजरी कहते हैं। आई होप आपकी